योगी जी एक मठ चला रहे थे, एक मठाधीश को उठाकर आपने मुख्यमंत्री बना दिया जिसका कोई योगदान नहीं। संविधान ये कहता है जो 18 साल से ऊपर उसको वोट देने का अधिकार है। तो आपके जो फाइनल वोटर लिस्ट में 12 करोड़ के आसपास ही लोग बिना संविधान को बदले ही संविधान के खिलाफ काम कर रही है भाजपा की सरकार। जो 10 साल होने वाले हैं, कितने दारू के दुकान बढ़े हैं? 4 लाख से ऊपर दारू के दुकान एक्स्ट्रा खुले हैं। तो जब 16,000 एडल्ट पॉपुलेशन है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एक ही एडल्ट को कई बार गिन लिया है क्या? जी। मैं तो उत्तर प्रदेश के ही डाटा से बात कर रहा हूं। जो समर्थक हैं बड़ी जातियों के, उसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि एक पिछड़े समाज का व्यक्ति कैसे कुर्सी पर बैठ सकता है। दारू शुरू होने वाला है सम्राट चौधरी जी आने के बाद। देखिए, ये सम्राट चौधरी जी के कारण नहीं होगा जी। मैं शत्रुघ्न कुमार और हमारी मौजूदगी है इस समय रकबा क्षेत्र में। मैं बात करूं, हमारे साथ में एक चेहरा आपको नजर रहा हूं, बात करूं राहुल यादव की, तो कहीं ना कहीं सपा के तेज तर्रार नेता और हमेशा जनता के बीच में रहने वाले, हमेशा जनता की आवाज उठाने वाले आपको कहीं ना कहीं क्षेत्र में नजर आते हैं। आज इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि लगातार मैं देख रहा हूँ कई दिनों से इनकी लगातार एक यात्रा चल रही है, गाँव गाँव घूम रहे हैं। आखिर गाँव गाँव घूमने की रीजन क्या है और क्यों लोगों के बीच में इतना ज्यादा समय को लगातार व्यतीत कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, लगातार मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में आपका लगातार भ्रमण चल रहा है, तो ये भ्रमण का क्या लक्ष्य चल रहा है अभी? देखिए, ये जो यात्रा चल रही है ये गांव गांव अम्बेडकर जी। तो हम जो है अभी लछिया से स्टार्ट किए हैं जी, और अभी रकबा तक पहुंचे हैं जी। इस यात्रा का केवल और केवल एक ही मकसद है कि जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है वो पिछड़े दलितों में, अल्पसंख्यकों में इतना बंटवारा उसने विचारधारा को लेकर कर दिया है। इस खाई को पाटने के लिए केवल अंबेडकर ही सक्षम है। अंबेडकर ही सक्षम है जी। तो इस वजह से मैं गांव गांव अंबेडकर की मुहिम लेकर चल रहा हूँ। तो कोई और भी यात्रा आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अंबेडकर ही यात्रा करेंगे। तमाम सारे यात्रा है, जैसे भाजपा की भी रहती है, चाहे सपा की भी रहती है, लेकिन आपने अंबेडकर यात्रा ही क्यों चुना? अंबेडकर यात्रा चुनने का कारण ये है कि आज देखिए देश पे संवैधानिक खतरा है जी। आप देखेंगे बिना संविधान को बदले ही संविधान के खिलाफ काम कर रही है भाजपा की सरकार, और अंबेडकर ने इसकी चेतावनी बहुत पहले ही दे दी थी। 25 नवंबर 1949, अगर आप भाजपा के जो विकृत हैं, अगर अंबेडकर के उस दिन के भाषण को सुनेंगे, अंबेडकर ने कहा था कि आज से हम विरोधाभास के जीवन में पैर रख रहे हैं, जहां हमें राजनीतिक अधिकार तो है कि 1 पर्सन 1 वोट, और जो 1 वोट है वो सारे लोगों का उतना ही है, वैल्यू जितना सबका है, चाहे वो किसी भी जाति, बड़ी जाति हो चाहे छोटी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से अभी भी समानता नहीं है। ये अंबेडकर के 1949 की भाषण है जी। लेकिन आज आप देखेंगे SIR के माध्यम से 1 पर्सन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू की ये जो अंबेडकर की मुहिम थी, उसको भी SIR के माध्यम से भाजपा ने खत्म करने का काम किया। आपको हैरानी होगी, इस देश में खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16 करोड़ के आसपास एडल्ट लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए था। लेकिन अब पिछले ही दिनों 10 तारीख को आपने देखा फाइनल वोट प्रकाशित हुआ है, वोटर लिस्ट, उसमें आप देखेंगे केवल 12 करोड़ के ही आसपास लोग जो है उस वोटर लिस्ट में हैं। आप बताइए, लमसम 3 करोड़ से ऊपर के जो ये वोटर थे वो कहाँ गए? वो तो कह रहे हैं कि जितने मतलब फालतू वोट थे जो 2 जगह पर वोटिंग कर रहे थे उनके लिए बेहतर हुआ है। मैं बता तो रहा हूँ, मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूँ तो डाटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। 16,000 एडल्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की सरकार का ये आंकड़ा है जी। तो जब 16,000 एडल्ट पॉपुलेशन है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एक ही एडल्ट को कई बार गिन लिया है क्या? जी। मैं तो उत्तर प्रदेश के ही डाटा से बात कर रहा हूं कि सरकार बोल रही है कि हमारे राज्य में 16 करोड़ लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, और संविधान ये कहता है जो 18 साल से ऊपर उसको वोट देने का अधिकार है। तो आपके जो फाइनल वोटर लिस्ट में 12 करोड़ के आसपास ही लोग क्यों हैं? ये 4 करोड़ लोग कौन हैं जिनका वोट आपने काट दिया? निश्चित ही पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग हैं। यानी आप कह रहे हैं कि पिछले दलितों का वोट 4 करोड़ का बिल्कुल काट दिया गया।
कई लोग भ्रम में रहते हैं कि शहरों में बीजेपी के वोटर्स हैं, उनका वोट कटा है। बिल्कुल उनका वोट नहीं कटा है। शहरों में जो गांव से माइग्रेट होके मजदूरी के लिए जो लोग जाते हैं, जो वहां झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किया है। अब आप देख लीजिए, अभी नोएडा में इतना बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ। 10 साल से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वेज बोर्ड का गठन नहीं किया है। मजदूरों की सैलरी उतनी पे ही टिकी हुई है, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होता है। इनका श्रम मंत्री कहता है पाकिस्तानी है। तो बाबा साहब की वो चेतावनी, बाबा साहब ने तो कहा था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अभी भी असमानता है, लेकिन संविधान के लागू होने से राजनीतिक समानता मिल गई है। लेकिन उस राजनीतिक समानता को भी मोदी और योगी मिलकर खत्म करना चाहते हैं। एसआईआर के माध्यम से दिखा। अच्छा, बात करूंगा, अभी देख रहे हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसको किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल स्वागत है। सम्राट चौधरी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। वो पिछड़े समाज से आते हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, ये दिल से नहीं बनाया गया है। लगातार मैं कई चैनलों पे देख रहा हूँ, यूट्यूब चैनल में देख रहा हूँ, भाजपा के जो समर्थक हैं बड़ी जातियों के, उसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि एक पिछड़े समाज का व्यक्ति कैसे कुर्सी पे बैठ सकता है। लालू जी बैठते हैं, नीतीश जी बैठते हैं, अब सम्राट जी बैठते हैं। तो इनका पेट का जो खाना है, जो भाजपा के जो मूल वोटर हैं, मूल वोटर बड़ी जातियों के, उनका खाना नहीं पच रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि रोटी सेक रही है भाजपा सरकार कहीं ना कहीं पिछड़े? बिल्कुल रोटी सेकती है जी। ये बताइए, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने मेहनत किया था जी। वो मुख्यमंत्री होना चाहिए था उनका, और शायद वो मुख्यमंत्री होते तो इतना पिछड़ों पे आतंक नहीं होता जितना योगी ने किया। योगी जी एक मठ चला रहे थे, एक मठाधीश को उठाकर आपने मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका कोई योगदान नहीं। बिल्कुल मैं उनके मुख्यमंत्री बनने का स्वागत करता हूं। भाजपा के अंदर जो उनके मूल वोटर है, उनको बेचैनी है, ये भी समझता हूं। बात कर लूं सर, अभी बिहार में एक आवाज फिर से धीरे धीरे उठ रही है कि बिहार में अब दारू की शुरुआत हो जाएगी। कहीं ना कहीं दारू को लेकर काफी सिस्टम चली है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कमाई हो रहा है, लेकिन दारू उतना ही बिक रहा है, दारू सिर्फ नाम का बंद है। तो क्या लगता है अब दारू शुरू होने वाला है सम्राट चौधरी जी आने के बाद? देखिए, ये सम्राट चौधरी जी के कारण नहीं होगा जी। देखिए, वो हमारे लोगों को कुर्सी पे बैठाते हैं, ताकत नहीं देते हैं। आप सोचिए कि एक बाबा जब सत्ता में आता है, जिसका इस सत्ता को लेकर प्राप्ति में कोई योगदान नहीं है, अजय सिंह बिष्ट। और आपको मालूम है पिछले ये लगातार जो 10 साल होने वाले हैं, कितने दारू के दुकान बढ़े हैं? 4 लाख से ऊपर दारू के दुकान एक्स्ट्रा खुले हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में। अच्छा। तो जब एक आदमी जो अपने आप को साधु संत कहता है, वो लगातार दारू पिलवा रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं खुलेगा भाई? बिहार क्या उत्तर प्रदेश से अलग है? तो सम्राट चौधरी जी को दोष देना, देखिए पत्रकार साथी, पिछड़ों को कोई भी चीज, ये जो कुर्सी है ना, बड़ी आसानी से नहीं मिलती है, और जब आसानी से मिलती है तो इसमें बहुत आग है। सम्राट चौधरी को काम थोड़ी ना करने दिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाए। अगर सम्राट चौधरी जी को फ्री में छोड़ दिया जाए, काम करो, निश्चित वो पिछड़ों के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन भाजपा की नीति ऐसी नहीं है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन लगातार आदिवासियों का जल जंगल जमीन अदानी और बड़े बड़े पूंजीपति छीन रहे हैं। तो रही बात दारू की, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है कि एक अपने आप को संत कहे जाने वाला मुख्यमंत्री एक तो कुर्सी पे बैठता है, राजनीतिक कुर्सी पे बैठता है, और लगातार ठेका गांव के गलियों में ठेका खोलने का काम करता है। तो भाजपा निश्चित तौर पर बिहार में ठेका खोलने का काम करेगी। अच्छा, बात करूं सर, लगातार देखा जाता है समस्या को कहीं ना कहीं क्षेत्र में आप उजागर करते हैं जनता को। अभी आपने पीपा पुल का भी समस्या का लगातार धरना दिया था, अभी वो बन रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पीपा पुल, मैं जब गोलाघाट पे बैठा था, वहां भ्रम था लोगों में कि ये पास हो गया है। हमारे लोग सीधे होते हैं, पिछड़े दलित बहुत सीधी जातियां हैं, इनको जो भ्रम में डालना है डाल देता है, बहुत सीधे हैं, क्योंकि उनके अंदर छल कपट नहीं है। जब मैं धरना पे बैठा, कई लोग बोले पास हो गया है, मैंने फिर जो है
आरटीआई के माध्यम से पता किया, एक भी प्रस्ताव नहीं था, पास तो होना तो दूर, वो पेपर है, मीडिया में चल भी रहा है। जी फिर मैं लगातार सघन हस्ताक्षर अभियान चलाया, लगातार उस क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान करा के उसको प्रशासन शासन को देने का काम किया। शासन प्रशासन लगातार इस मुहिम से डरी और उन्होंने आनन फानन में ये प्रस्ताव पास कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी, अभी भी इसकी टेक्निकल स्वीकृति नहीं मिली है, केवल फाइनेंशियल स्वीकृति मिली। और पहला ऐसा केस है जहां पर प्रोजेक्ट तैयार नहीं है, डीपीआर तैयार नहीं है, लेकिन आपको फाइनेंस की व्यवस्था कर दी गई है। तो कारण ये था कि उस क्षेत्र के लोग जागरूक हुए, लगातार लड़े और संवैधानिक तरीकों के, गांधीवादी तरीके से लड़े, जिसकी वजह से सरकार झुकी। और पहला ऐसा केस है जहां फाइनेंस उपलब्ध है, लेकिन अभी भी टेक्निकल काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो पुल का जो है काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है लगता है कहीं ना कहीं जनता के बीच में आप सेवा भाव से लगे हैं, कर रहे हैं, बार बार आपकी चेहरा नजर आ रही है, तो क्या तो हमको ही विधानसभा से आपको समाजवादी पार्टी की टिकट देने जाते हैं? देखिए, ये तो नेतृत्व का काम है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो समाज में मैंने बताया है कि जो जाति के नाम पे भाजपा ने गहरी खाई खोदी हुई है, उस खाई को इस मुहिम से पाट दिया जाए। कोई भी विधायक बने उसको मजबूर कर दिया जाएगा। मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं लगातार धरना और उसके अलावा हस्ताक्षर अभियान, इस तरह के तमाम मुहिम से गोलाघाट के पुल को पास कराने का काम करवाया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सामाजिक काम करने के लिए सिर्फ किसी पद पर हो। ये जनता हमारे साथ है, सारा काम होगा। बिल्कुल, तो ये थे राहुल यादव जी, सपा के तेज तर्रार नेता, कहीं ना कहीं विधानसभा में, अपने पूरे विधानसभा में कहीं ना कहीं जनता के बीच में लगातार नजर आ रहा है। इनकी विचार आपको कैसा लगा, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।